पहला नंबर मुसलमानों का आएगा, लेकिन आएगा सबका, क्योंकि जगह तो सारी हड़पनी है ना। ये सेलेक्टिव बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 14, उसके विरुद्ध है। इन सारे स्लम्स पे, इन सारी कच्ची कॉलोनियों पे, इन सारे जनता फ्लैट्स पे अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों की गंदी नजरें, गिद्ध नजर है। बुलडोजर चलाना है तो धारा अनुच्छेद जो 14 है उसके हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए। मौका अब 27 साल बाद आया, तो 27 साल की लूट जो नहीं कर पाए उसकी कमी पूरी करने के लिए ये बिल्कुल शिकारी भेड़ियों की तरह टूट पड़े हैं दिल्ली की जनता। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। यूं तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार लताड़ा है कि आप इस तरह से असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकते, आप एक झटके में लोगों के घर तबाह नहीं कर सकते। बावजूद इसके राजधानी दिल्ली की बाटला हाउस ओखला की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि किस प्रकार से बेलगाम बुलडोजर वहां पर चलने वाला है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो नोटिस चिपकाए गए हैं। एक जो डीडीए की तरफ से चिपकाए गए हैं और दूसरा जो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चिपकाए हैं, ये कहते हुए कि ये जमीन सिंचाई विभाग की है, उत्तर प्रदेश की है। अब ये पूरा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते में इस पर फैसला सुनाने वाला है, तो इसी पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा, क्या ये बुलडोजर महज एक पक्ष या एक तबके पर चल रहा है, और क्या असंवैधानिक तरीके से ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इस पे सरकार को कोई असर नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी। ये तमाम सवाल जो पूछना लाजमी है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद प्राचा से हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सरकार को बुलडोजर के लिए लताड़ा है, बावजूद इसके सरकार लगातार इस प्रकार के फैसले सुनाती है। देखिए, इसमें एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट को, भारत के संविधान को कुछ अहमियत नहीं देती, कुछ उसको बिल्कुल भी उसको तरजीह नहीं देती, बल्कि इनको तोड़ना ही, संविधान को तोड़ के मनुस्मृति लागू करना ही उनका एक डिक्लेयर्ड गोल है। तो अब ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी जो है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का भी एजेंडा यही है कि भारत को कमज़ोर करना है तो हिंदू मुस्लिम करो, तो उस एजेंडे के ऊपर भी आरएसएस और बीजेपी को चलना होता है। तो हमेशा कोई भी गंदा घिनौना काम शुरू करेगी अगर आरएसएस और बीजेपी की सरकार, तो उसमें पहला नंबर मुसलमानों का ही आता है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होगा, ये बात भी आप समझ लें। धारावी में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, उसी प्रकार से दिल्ली के सारे स्लम्स में मुसलमान नहीं रहते, लेकिन इन सारे स्लम्स पे, इन सारी कच्ची कॉलोनियों पे, इन सारे जनता फ्लैट्स पे अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों की गंदी नजरें, गिद्ध नजर है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सरोजनी नगर में देख ही चुकी हैं, जहां पे सभी प्रकार के लोग थे ना, सबके दुकानें रातों रात क्या एक झटके में उजाड़ दी, और वो भी गैर कानूनी था। तो अब ओखला के लोगों ने, बटला हाउस के लोगों ने ये पिटीशन डाली तो है, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में डाली है, अब हाई कोर्ट में भी डाली है और सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है, मुझे अंदाजा नहीं है। तो पर मैं यही कहूंगा कि ये काम सिर्फ जो मसला का हल सिर्फ अदालतों से होना नहीं है, इसके लिए देश की जनता को जागरूक होकर आंदोलन भी करने पड़ेंगे। अदालत से अगर कोई फैसला मिलता भी है तो उसकी अवहेलना करने में एक क्षण भी नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो लोग हैं उनको, उनकी सरकारों को। इसके एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में, इसके एग्जाम्पल आप अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बार बार देख ही चुके हो। कितने मदरसे स्टे के बावजूद अभी नेपाल के बॉर्डर के पास गिराए गए। तो इसलिए इसमें बैठ के कोई सर जोड़ के एक अच्छा प्लान तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हाँ अदालत भी जाना पड़ेगा, लेकिन अदालतों से, जैसे मैं बोलता हूँ, कोई भी रिलीफ लेना है अगर पूरा, तो 20% अदालतों से मिलेगा, 80% दूसरे जो संवैधानिक रास्ते हैं, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, वो भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक हफ्ते में इस पर फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट करी है और लोगों को डर है कि ना जाने कब ये बुलडोजर चल जाएगा। सही डर है, उसके लिए विजिलेंट रहें। लेकिन मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जो अनुच्छेद है, वो आर्टिकल 14 है, बराबरी। तो बराबरी से अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं ना, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास भी हैं यहाँ पे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के घर हैं, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। मेरा ये दावा और चैलेंज है
कि इनमें से प्रधानमंत्री के घर से ही शुरू करते हैं। अगर कानून के अनुरूप वो घर बना हो, उसमें गैर कानूनी अतिक्रमण ना हो, गैर कानूनी भी और अतिक्रमण भी ना हो, तो मैं पूरे देश की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मैं ये प्रधानमंत्री जी के घर के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या आप पीएम मोदी के आवास पर भी बुलडोजर चलवाना चाहते हैं? मैं बुलडोजर चलाना है तो धारा अनुच्छेद जो 14 है उसके हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए। अगर एक के ऊपर एक चीज चलेगी तो सबके ऊपर वैसा ही कानून लागू होगा। ये सेलेक्टिव बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 14, उसके विरुद्ध है। मैं ये कह रहा हूं, तो मंशा यहाँ अनाधिकृत जो अतिक्रमण है वो हटाने की बिल्कुल नहीं है। इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने की मंशा है ही नहीं। मंशा ये है कि अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ये मकान तोड़कर उनको दे दिए जाएं, ताकि ये यहाँ पे इसका जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सके, और उसी जगह पे फिर बड़े बड़े फ्लैट्स महंगी महंगी कीमत पर उन्हीं लोगों को बेच सके, जिनमें से कुछ लोग खरीद सकते होंगे या गरीब लोग होंगे, तो उनको तो ये चाहते हैं बिल्कुल ही लात मार के निकाल ही दें दिल्ली से। ये इनकी मंशा है। जैसे ही ये सरकार आई है तो ये अपने सारे पुराने वादे, मोदी जी ने यही लाल किले से खड़े होकर बोला था ना कि एक भी घर नहीं तोड़ेंगे, हम सब लोगों को अगर किसी को हटाएंगे उसकी जगह से तो फ्लैट देंगे। यही लाल किले से खड़े होकर, इससे रामलीला मैदान से खड़े होकर मोदी जी ने इस बात की गारंटी ली थी। अब आते ही क्या, तो वैसे भी 2007 से पहले अगर किसी ने कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर भी रखी तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी ना गिराने का कानूनी प्रावधान भी है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं। तो ये 2007 के पहले के घर नहीं है, 2007 के पहले के घर हैं, बाद के तो हैं भी नहीं, जिन भी लोगों को नोटिस मिल रहा है। लेकिन ओखला के लोगों को खास तौर पे ये समझ लेना चाहिए कि उससे पहले मुस्तफाबाद और उसके बाद दूसरे भी मुस्लिम क्षेत्रों पे लाल रंग के निशान लगेंगे। इस बात को मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन पहले से ये बात कह रहा हूँ। लोगों को समझ बाद में आती है मेरी बात, अगर पहले से सुन लें तो बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत भी है ना, एक स्टिच इन टाइम इज बेटर देन सेव्स यू फ्रॉम 9। तो आप कह रहे हैं कि जो है जितनी जगह मुस्तफाबाद जैसे आपने बताया, तो वो जगह भी अधिकतर वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है। पहला नंबर मुसलमानों का आएगा, लेकिन आएगा सबका, क्योंकि जगह तो सारी हड़पनी है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके अनऑफिशियली आप किसी कार्यकर्ता से भी बात कर लो कि जी हम तो 98 के बाद से बिल्कुल वो बैठे हैं भिखारियों की तरह से, भूखे बैठे हैं हम। हमें कितने साल बाद, 27 साल बाद हमारे हाथ में सत्ता आई है, हमें 27 साल की भूख मिटानी है दिल्ली में। यही तो बोल रहे हैं, किसी भी आप कार्यकर्ता से पूछ लो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा 27 साल बाद हमें मौका मिला है काम करने का, अब हम बचाने का मौका अब 27 साल बाद आया। तो 27 साल की लूट जो नहीं कर पाए उसकी कमी पूरी करने के लिए ये बिल्कुल शिकारी भेड़ियों की तरह टूट पड़े हैं दिल्ली की जनता में। अब आप देख लो, दिल्ली में यहाँ तो कभी लाइट जाती ही नहीं थी ना, लाइट जानी शुरू हो गई। पानी कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो आपके सामने ही है। जो मोदी जी ने स्विमिंग पूल्स बनाए हैं, जो अभी हमारा G20 का भी वो हुआ था, उसमें बड़े बड़े अलग अलग जगह स्विमिंग पूल्स बनाया। वो पानी नहीं होता है तो खाली रहते हैं, जैसे ही बारिश होती है वो स्विमिंग पूल्स भर जाते हैं। तो आप देखे नहीं, सड़कों पे भी स्विमिंग पूल्स बने हुए थे, एयरपोर्ट पे, यहाँ प्रगति मैदान के पास स्विमिंग पूल बन गए थे एक दिन की बारिश में। तो अब ये मोदी जी का धन्यवाद करना ही चाहिए सबको, या हमारी बात माननी चाहिए कि ये सरकारें जो हैं मशीनों की सरकारें हैं, ये जनता के वोट की सरकारें नहीं हैं। हमारे साथ आंदोलन में जुड़ें पेपर बैलेट वापस लाने के, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो भी लोग हैं उन्हें डर नहीं है जनता का। उन्हें पता है कि हमें जनता नहीं जिताएगी हराएगी, हमें तो मशीनें जिताएंगी हराएंगी। तो इस आंदोलन में अगर आप जुड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, आपका डर और आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे आम जनता की। वरना अब बहुत बुरा टाइम दिल्ली वालों के लिए आ चुका है। उसकी शुरुआत भले ही मुस्तफाबाद और ओखला से हो रही हो, भले ही सरोजनी नगर से हो रही हो, लेकिन आएगा सबका नंबर, ये बात याद रख लें, धारावी देख लें। उसी प्रकार से अडानी जी पूरी दिल्ली को हड़प लेना चाहते हैं, एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे। और दिल्ली में तो आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया के सबसे कीमती जगह है दिल्ली की, सबसे महंगी जगह है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और इसीलिए तो वक्फ का कानून भी लाए हैं ना, जो बड़ी बड़ी जगहें वक्फ की हैं वो अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को
लूटने देने के लिए तो वक्फ का कानून आया। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको जानकारी दे दें कि हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की फटकार लगाई है, लेकिन सवाल सीधा सा है जो वहां पर जनता भी कर रही थी और लाजमी सा है, जो जनता राजधानी दिल्ली की यहाँ पर सरकार निर्धारित करती है, सरकार बनाती है, बिगाड़ती है, बिजली पानी का बिल सरकार को देती है, फिर यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर कैसे चल सकता है? अगर वो वोट दिल्ली को देते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कब्जा कैसे? अच्छा देखिए, जो दिल्ली पुलिस है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। दिल्ली में किसकी सरकार बन गई? बीजेपी। तो वो और योगी जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी। तो अब अगर जो सरकार की जिम्मेदारी है ये सवाल पूछे कि आप हमारे राज्य की सीमा के अंदर आके ये घटना क्यों घटित कर रहे हो, तभी तो ये बात होगी। इस बीजेपी की सरकार आने से पहले तो योगी जी ने ऐसा कार्य किया नहीं है, तो अभी भी मुझे कुछ समझाना है। तो अब इनको कोई कानून और संविधान की कोई इज्जत है ही नहीं, वरना एक राज्य दूसरा राज्य अगर एक ही पार्टी का भी हो तो राज्य के निवासियों की रक्षा के लिए कुछ तो विरोध करता है। लेकिन यहाँ तो सब मिलजुल के हो रहा है ना, और मिलजुल के काम एक ही हो रहा है, वो है लूट, वो है खसोट, वो है चोरी। इसके अलावा तो इनको कोई काम है ही नहीं, ना हो सकता है मनुवादियों को कोई काम। आपने कहा कि संविधान को इन लोगों ने ताक पर रखा है, कोर्ट के फैसले को ताक पर रखा है, तो क्या अब लोग ये मान लें कि कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर बीजेपी हो गई है? नहीं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये तो नजर नहीं आ रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के कितने ऑर्डर है ना, सुप्रीम कोर्ट कितनी पीड़ा दिखाता है कि हमारे ऑर्डर्स के बाद आप बुलडोजर चला रहे हो। गुजरात में चला दिया, उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, मध्य प्रदेश में चला दिया, तो पीड़ा दिखाते हैं ना अब सुप्रीम कोर्ट। और पीड़ा कौन दिखाता है? बेबसी में आदमी पीड़ा दिखाता है। जो अगर संविधान का पालन करने का कार्य करना हो तो कंटेम्प्ट करें, तो सजा दें अधिकारियों को, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट भी पीड़ा दिखाने पे विवश है, ऐसा इंप्रेशन एक जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपने डीडीए के जो ये एलजी साहब ने बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही आराम से बता दिया कि मुझे, एलजी साहब जिनका एक बहुत बड़ा दफ्तर होता है, डीडीए के वो चांसलर भी होते हैं और उनको भी ऑफिसर्स डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे गलत बता दिया, मेरे ही अधिकारियों ने झूठ बोल दिया। और ये कह के एलजी साहब को तो कंटेम्प्ट से हटा दिया गया। दूसरे लोगों पे कंटेम्प्ट का ऑर्डर हो रहा है, लेकिन सजा क्या मिली किसी को? तो अधिकारियों को ये पता है कि कभी भी हमारे खिलाफ इससे पहले तो कभी भी कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं है, तो आगे भी नहीं होगी। ये जो विषय है ना, अदालतों का नज़रअंदाज करना अधिकारियों की उन बातों का जो कि कोर्ट की डायरेक्शंस के डायरेक्ट खिलाफ जाके, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। अदालतों की इज्जत ही खत्म हो गई। कोई सरकारी अफसर अब अदालतों से डरेगा ऐसा हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो आते हैं, कंटेम्प्ट झेलते हैं और बाहर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। जज साहब बोलते हैं थोड़ा डांट ही तो लेते हैं, क्या हो गया, हमें थोड़ा सख्ती तो बोल लेते हैं, बाहर आके एकदम खुशी खुशी के माहौल में चलो निपटा काम करके एकदम आगे चले जाओ। ये सच्चाई है, हकीकत है। आप किसी भी अदालत के बाहर जाके देख सकते हैं किस प्रकार से मुस्कुराते हुए या हंसते हुए बाहर कंटेम्प्ट के केसेस में से अधिकारी निकलते हैं हर डेट पर। ये अगर एक सीसीटीवी कैमरा बाहर लगा दिया जाए ना, तो हमारे ऑनरेबल जजेस को भी पता लग जाए किस तरह का उपहास उड़ाते हुए अधिकारी अदालतों से बाहर निकलते हैं, खास तौर पे कंटेम्प्ट के केसेस में। तो जो जनता इस वक्त टुकटुकी लगाए सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, आपकी बातें सुन रही है और बेलगाम बुलडोजर पर सख्त से सख्त कार्यवाही चाहती है, वो क्या करे? अभी तो बताया 20% अदालतों पे भरोसा रखे और अदालतों में भी अच्छे अपने ठोक बजा के वकील चुने, और 80% तो एक पूरा एक कैंपेन चलना चाहिए जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में चला है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस जो हुई हैं बिकॉज ऑफ फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से ही तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं? ये सो रहे होते हैं सब, के एमसीडी वाले, डीडीए वाले, पुलिस वाले, ये सब सो रहे होते हैं। मतलब ये चोरी छुपे सब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, और वो भी 50 सालों से। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब चोरी छुपे बिना किसी के बताए चुपचाप बन जाती है। धोखा तो वो लोग खाते हैं जो पैसे देके ये घर खरीदते हैं, जो पैसे देके ये मकान आते हैं। तो कोई ऐसे थोड़ी आ जाता है, उनको धोखा दिया जाता है। असल में पीड़ित तो ये लोग परिवार होते हैं जिनके ऊपर ही प्रताड़ना की जाती है। असली जो
बेईमान होते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के, वो सरकारी अधिकारी, राजनेता, जो हमारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं और जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने सबने अपनी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जब ये कंस्ट्रक्शंस हुई, लेकिन उनमें से आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। जो बेचारा धोखा खा के अपने सर पे कितनी मेहनत करके, कितनी मुशक्कत करके एक बार घर बनाता है, छत बनाता है, उसको आप निर्दयता से तोड़ दो, क्योंकि आप उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं करोगे और अब आपको अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों से लालच आ गया है उनके साथ काम करने का। ये है लब्बो लुआब, और उसके खिलाफ अगर जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, तो मुझे नहीं मिलता इसका कोई हल होने वाला है। आज नहीं तो कल क्या अडानी, अंबानी लालच छोड़ देंगे। जो भटला हाउस की ज़मीन है वो छोड़ देंगे रिवर फ्रंट पे, बढ़िया उनकी बिल्डिंगें बने ऊंची ऊंची और वो उसको करोड़ों करोड़ों में बेचे। ये थोड़ा दिमाग लगा लें लोग, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, संविधानिक और कानूनी मिक्सचर बना के, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। 20% आप सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखिए, 80% आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, हुंकार भरनी पड़ेगी और सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और एक बात और, जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने बताया, यानी कि कार्यवाही तो बनती है, लेकिन उन लोगों पर जो अब सोकर उठे हैं, जनता पर नहीं, जिन्हें अतिक्रमण बताकर उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। सोचने वाली बात है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।